दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मालती जोशी जी की कहानी शुभकामना लेकर आई हूँ। जिस समय आखिरी मेहमान विदा हुए, रात के 11 बज रहे थे। निमंत्रण पत्र में समय सीमा न रखते हुए हमने सौजन्यवश लिख दिया था, आपके आगमन तक। जनता ने उसे शब्दशः मान लिया था। हॉल के खाली होते ही हमने शांत क्लांत जोड़े को मंच से उतारा, थोड़ा समोज उठाकर होटल भेज दिया। बच्चों ने होटल पैराडाइज में भैया भाभी के लिए एक बढ़िया सूट बुक करा के रखा था। नव दंपत्ति से निपटकर मैंने अपने मेहमानों पर दृष्टि डाली। कुछ लोग तो घर जा चुके थे, पर 10-20 अब भी यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। इन्हें घर ले जाना एक समस्या थी। शादी के लिए हमने एक सूमो और एक मेटाडोर ले रखी थी। सूमो में से तो फिर भी लोग बैठ जा रहे थे, पर जिसको भी मेटाडोर में बैठने को कहा, उसका मुंह फूल जाता था। बेचारी मारुति मेहमानों को ढो ढोकर बेहाल हुई जा रही थी, पर वह भी इस समय दूल्हा दुल्हन की सेवा में थी। सुनो, ये एकाएक सामने आकर खड़े हो गए। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं घर चलता हूँ। तुम लोग सब समेटकर सूमो से आ जाना। थके हुए तो ये वाकई लग रहे थे। 5-6 दिनों से घर की सारी व्यवस्था उलट पुलट हो गई थी। न ठीक से सो पा रहे थे, न खा पा रहे थे। बद परहेजी के कारण बीमार पड़ गए थे। दवाइयाँ भी समय पर ले रहे थे या नहीं। एक तो बारात के साथ लखनऊ तक का सफ़र और फिर लौटकर रिसेप्शन की तैयारी। थकना तो स्वाभाविक ही था, पर गृहस्वामी की ही चले जाएंगे तो क्या होगा। मैं पशुपेश में थी कि ये पास आकर फुसफुसाए, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं नहीं जाऊंगा तो मेटाडोर में कोई नहीं जाएगा। फिर आधी रात तक इन लोगों को ढोते रहना होगा। न हो तो तुम ही चले जाओ, मैं रुक जाता हूँ। मेरा जाना तो किसी तरह संभव नहीं था। मैंने उन्हें अनुज्ञा दे दी। तब हुआ कि सोनल और राहुल मेरे साथ रहेंगे। फौरन इन्होंने चाची, ताई, बुआ, मौसी, मामी आदि को इकट्ठा किया और घर के लिए रवाना हो गए। मैंने राहत की सांस ली। मम्मा, मैं इतनी थक गई हूँ, बस, सोनल ने कहा और स्टेज पर जाकर एक कुर्सी में धंस गई। वाह, क्या आरामदेह कुर्सी है। मम्मा, इस लड़की की चालाकी देखी, राहुल ने कहा। किस खूबी से आपको अपने मन की बात बता रही है। पर देवी, थोड़ा तो सब्र करो। मेरा न सही, मम्मी पापा का ही ख्याल करो। बेचारे अभी एक शादी से उभरे नहीं हैं और तुमने अपनी अर्जी लगा दी। बकवास मत करो, मैंने सिर्फ कुर्सी की बात की थी। एंड रियली इट इज़ सो कंफर्टेबल। सच कहो राहुल, मेरा भी मन वहाँ बैठने का है, बल्कि पसरने का हो रहा है। इतनी देर तक खड़े खड़े पाँव जम गए हैं और मुस्कुराकर जबड़े तन गए हैं। तो तुम भी आ जाओ ना मम्मा। धत, लोग क्या कहेंगे। बैठ जाओ मम्मा, अब कौन आएगा, राहुल ने कहा। और आएगा भी तो समझ जाएगा कि वह इतना लेट पहुंचा है कि दुल्हन बूढ़ी हो गई है। खबरदार जो मेरी माँ को बूढ़ी कहा, सोनल चीखी। अरे कहने देना, सास बन ही गई हूँ, साल भर में दादी भी बन जाऊंगी। बुढ़ापे में कसर क्या है। लेकिन बेटे, हम लोग यहाँ क्या कुर्सियों का मुआवना करने के लिए रुके हैं। ये सब समेटेगा कौन। समेटने को है ही क्या मम्मा, ये इतने सारे बुकेज ही तो हैं, पड़े रहने दो। घर पर क्या बगीचा लगाना है, सोनल बोली। इससे तो अच्छा था कुणाल के साथ ही रखवा देते, उसका कमरा सज जाता। आप भी मम्मा पता नहीं कहाँ की कौड़ी ले आती हैं। भैया का कमरा क्या इन फूलों का मोहताज है। वह तो ऑलरेडी महक रहा होगा। पता है, अकेले फ्लावर डेकोरेशन के लिए 1,500 दिए हैं। 1,500? मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। प्लीज़ मम्मा, पापा को मत बताइएगा। इट इज़ ऑन मी, राहुल गिड़गिड़ाया। इट इज़ ऑन वी, सोनल जी की। हाँ बाबा, इट इज़ ऑन वी। यह हम दोनों की ओर से भैया भाभी को तोहफा है। चलो ठीक है, पर अब बताओ इन तोहफों का क्या करें। यह भी एक सोचने वाली बात है। इससे तो अच्छा था सचमुच के तोहफे ही ले आते।
पापा ने नाहक कार्ड पर नो प्रेजेंट्स छपवा दिया था। वे लोग को टैक्स नहीं करना चाहते हैं। तो आप क्या सोचती हैं, ये बुके फ्री में आते हैं? इनमें से छोटा भी 75 से कम का नहीं है। और वो नीले गमले वाला तो 250 का होगा। सोनल बोली। हमारी प्रिंसिपल रिटायर हुई थी तब हम लाए थे। पता नहीं तुम्हारे पापा को ये क्या जिद सवार हो गई थी। मैं कहती हूँ लोग कोई भिखमंगे हैं जो खाली हाथ तुम्हारे यहाँ खाने चले आएंगे। कुछ न कुछ तो आदमी देता ही है। और यह तो प्रेम का सौदा है। आपके यहाँ शादी है तो हम देंगे, हमारे यहाँ हो तो आप देना, हिसाब बराबर। इन्हें पता नहीं क्यों संकोच होने लगता है। रिश्तेदार नाराज़ हुए सो अलग, और अब ये इतने सारे फूल, क्या होगा इनका? बेचारे, दे हैव सच ए शॉर्ट लाइफ। सोनल भावुक हो रही थी। इससे तो अच्छा था कि मिल्टन के जग, डिनर सेट, पिकनिक सेट, स्टील के डोंगे, चीनी के फ्लावर वास, पीतल के धूप दीपदान और टेबल लैंप्स इकट्ठा कर लेते। कुछ तो काम आते। सोनल का दहेज ही तैयार हो जाता। मारूंगी हाँ। सोनल भाई पर झपटी। बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया जा सका। अरे ये प्रेजेंट वाले आइटम दहेज में दे देंगे ना तो रोज़ हमारा उद्धार होगा। हम लोगों की जब शादी हुई थी ना तो पापा हाइडल प्रोजेक्ट पर थे। हम लोगों को बिजली की तो फ्री थी। तो पता है, दर्जन भर हॉट लैंप्स, आधा दर्जन इलेक्ट्रिक प्रेस, 2 ओवन, सारे बिजली के उपकरण उपहार में मिले थे। पर एक भी काम ना आया। जब भी किसी चीज़ को काम में लिया पूरे घर का फ्यूज़ उड़ गया। सुधरवाने जाते तो दुकानदार कहता, सर ये देने और लेने वाली चीज़ें हैं, सब शो की होती हैं। आप तो डिब्बों को खोलिए ही मत, कहीं उठा कर दे दीजिए और गाड़ी खाइए। मम्मा, ये लोग झालर वालर उतार चुके, अब कुर्सियाँ उठाएंगे। जल्दी बताइए क्या तय किया? तय क्या करना है? इन फूलों का क्या करना है? पड़े रहने दो, घर में भी जगह है। तो फिर चलो। हम लोग शॉल पर्स वगैरह समेट कर बाहर आ गए। मैं और सोनल तो गाड़ी में बैठ भी गए, पर राहुल वहीं खड़ा रहा। क्या हुआ? मम्मा, ये बहुत अन्याय हो रहा है। कैसा अन्याय? लोगों ने ये फूल कितने प्रेम से दिए थे, उनकी शुभकामनाओं के प्रतीक हैं ये। उनका इस तरह निरादर करना अच्छा नहीं लग रहा है। इन लोगों को तो कोई कद्र नहीं है, उठा कर फेंक देंगे। डोंट वरी, ये तो औने पौने दाम में उसी फ्लोरिस्ट को बेचकर पैसे खड़े कर लेंगे। कम ऑन, डोंट बी इमोशनल, सोनल ने कहा। हाँ, मंदिरों में भेंट सामग्री पिछले दरवाजे से तुरंत दुकानों पर पहुंच जाती है कि नहीं, उसी तरह। फिर भी मम्मा, 2-4 तो ले ही लो लूँ। राहुल भीतर गया और 2 मिनट बाद ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। मम्मा, प्लीज़ कम हियर। घबरा कर हम दोनों माँ बेटी और ड्राइवर हॉल की ओर भागे। राहुल उन असंख्य फूलों के बीच बैठा हुआ था। उत्तेजना से उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसके हाथ में एक भोपाली कामदार बटुआ था जो उसने चुपचाप मुझे पकड़ा दिया। बटुआ मैं तुरंत पहचान गई। दुल्हन की हर साड़ी के साथ मैंने मैचिंग पर्स या बटुआ रखा था। उन्हीं में से यह था। यह तो श्रेया का है। हाँ, श्रेया का ही है। खोल कर देखिए। खोल कर देखा तो मेरी आंखें पथरा गई, पाँव कांपने लगे। मैं धम से कहीं वहीं फर्श पर बैठ गई। बटुए में जड़ाऊ कंगन, झुमके और सतलड़ा हार था। कितने शौक से ये चीज़ें बनवाई थी उसके लिए। इनसे कितनी तकरार हुई थी, कितना डांटा इन्होंने। घर में एक लड़की ब्याहने को है, एक और बहू आने वाली है। तुम तो जैसे एक पर ही सब कुछ लुटाने चली हो। उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। दबे स्वर में बच्चों से कहा, देखो पापा से कुछ मत कहना। घर में इतने सारे मेहमान हैं, सबके सामने शुरू हो जाएंगे। नई नवेली बहू की किरकिरी हो जाएगी। और अभी कुणाल से भी कुछ मत कहना। वह भी बिल्कुल बाप पर गया है, बोलने पर आता है तो आगे पीछे कुछ सोचता नहीं है। और सच तो यह है कि अभी श्रेया को भी मत बताना। सोनल, तुमसे खास तौर पर कह रही हूँ, जरा उसे भी अपनी गलती का तो एहसास होने दे। इतनी बड़ी लड़की और इतनी गैर जिम्मेदार। अरे कैसे पाई पाई जोड़कर मैंने एक एक चीज़ बनवाई है। कोई मुझसे पूछे, वो तो पराए घर से आई है, क्या दर्द होगा। अब चले, मैंने कहा और बटुआ छाती से लगाए भारी कदमों से उठ खड़ी हुई। लग रहा था जैसे किसी ने मेरा सारा उत्साह, सारी शक्ति निचोड़ ली है। हम लोग चलने के हुए तो देखा सोनल दूसरी ओर मुंह सुबक रही थी।
अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने चिढ़कर कहा। मुझे लग रहा था कि मेरी सहन शक्ति चूक गई है। मम्मा, प्लीज़ भाभी से कुछ मत कहिएगा। वो खुद जाते समय मुझे संभलवा गई थी। खाना खाते समय मैंने ही इसे फूलों में छिपा दिया था। सोचा था जाते समय उठा लूँगी, और याद ही नहीं रहा। बेवकूफ़, जानती है आज कितनी बड़ी चपत लगने को थी। तुमने तो कह दिया याद ही नहीं रहा। प्लीज़ मम्मा, राहुल ने सचमुच हाथ जोड़कर कहा। बहू के लिए तो तुम खून के घूंट पीकर रह गई थी, अब बेटी पर क्यों बरस रही हो? बस अब किस्सा खत्म। चलिए गाड़ी में चलकर बैठिए, मैं और बजरंग फूल उठवा कर लाते हैं। सारे फूल? हाँ, सारे फूल। मम्मा, ये किसी की शुभकामनाएं हैं। इन्हें हम ठुकरा कर चले जा रहे थे। सचमुच चले ही जाते तो सोचो क्या होता। सच, चले ही जाते तो क्या होता, मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। धन्यवाद।